की कहानी प्रतिज्ञा भाग 2 खंड 3 और 4 का दिन आया। पंडित वसंत कुमार के लिए बंग पीने का दिन था। महीनों पहले से बंग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को बंग पीने का न्योता दे रखा था। सवेरे उठते ही अपना काम जो उन्होंने किया वह भंग धोना था। मोहल्ले के 2-4 लड़के और 2-4 बेफिक्रे जमा हो गए। बंग धुलने लगे। कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। 2 आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे। 2 आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुँचे। या जमघट देखकर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना? वसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, जरूर जरूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन? कमला, अजय मीठी पिलाओ, नमकीन क्या? मगर यार केसर और केवड़ा जरूर हो। किसी को भेजिए, मेरे यहाँ से ले आए। किसी लड़के को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए। कहीं धर्मपत्नी जी के पास न चला जाए, नहीं तो मुफ्त गालियाँ मिले। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार वसंत कुमार, धर्मपत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया। कुमार ने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहाँ तो यह बीमारी कभी नहीं होती। कमला, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती? वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला, कभी किसी चीज के लिए हट नहीं करती? वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ तो उम्र कैद हो गई है। अगर घड़ी भर भी घर से बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज जाता हूँ और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। वसंत कुमार, तो सिनेमा देखने न जाया कीजिए। कमला, वाह वाह, यह तुमने खूब कही। कसम अल्लाह पाक की, खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊं, फिर झगड़ा ही ना हो। क्यों? अच्छी बात है, कल दिन भर घर से निकलूंगा ही नहीं। देखूं तब क्या कहती है। देखा, अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा। कान में भनक पड़ गई होगी। प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता। आज तो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। अभी जाकर सब चीज़ें बेच देता हूँ, मगर जब तक मैं ना आऊँ आप न बनवाइएगा। यहाँ इस फन के उस्ताद हैं। मोरू सी बात है, दादा तोले भर का नाश्ता करते हैं। उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया, मगर क्या मजाल की नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद जल्लाते हुए घर चले गए। वसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उपटन पीस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे। पूर्णिमा की कुछ खातिर न कर सके थे, पर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे। 1-2 छोटी मोटी चीज़ें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दिख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो चाहता है तो मैं आँखों में बिठा लूँ। पूर्णा ने उपटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो मैं तो पहले ही से बैठी हुई हूँ। वसंत, जरा स्नान करता आऊँ? कमला बाबू अब 10 बजे के पहले न लौटेंगे। पूर्णा, पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाओ, उपटन तो मल दूँ फिर नहाने जाना। बसंत, नहीं नहीं रहने दो, मैं उपटन ना मलवाऊंगा। लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा, वाह, उपटन क्यों ना मलवाओगे? आज की तो यह रीति है, आके बैठ जाओ। वसंत, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनकी देह में पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे? बसंत ने झेपते हुए कहा, मगर जरा जल्दी करना, धूप हो रही है। पूर्णा, अब गंगा जी कहाँ जाओगे? यहीं नहा लेना। वसंत, नहीं, आज गंगा के किनारे बड़ी बहार होगी। पूर्णा, हाँ तो जल्दी लौट आना, या नहीं के इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तैर जाया करते हो। पंडित जी उपटन मलवाकर स्नान करने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे। कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि ना तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोलें करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज़ दिखाई दी
और से देखा तो कमल थे, सूर्य की किरणों में चमकते हुए वैसे सुंदर मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा अगर ये मिल जाए तो पूर्णा के लिए जुकक बनाऊं। उसके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। हष्टपुष्ट आदमी थे, धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है, यह न सोचा कि जो मैं आगे बढ़ूंगा फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और 15 मिनट के बीच धार में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे थे। अब कुछ थकान मालूम होने लगी, किंतु बीच में ऐसा कोई रेत न था जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते फूलों तक पहुँचे। पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो गए थे, यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए हाथ लपकाना चाहा तो हाथ न उठ सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहाँ से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। फिर बिल्कुल अशक्त हो गया था, जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत छूट गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव या डोंगी न थी और न किनारे तक आवाज़ पहुंच सकती थी। समझ गए यहीं जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय, वह उनकी बाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। वसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा पर हाथ पांव हिल न सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा, 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में वसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उनकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त पंजित छटा दिखा रही हो। कहानी प्रतिज्ञा खंड 4। लाला बद्री प्रसाद की सज्जनता प्रसिद्ध थी। उनसे टक्कर तो कोई 1 रुपया भी न ले सकता था, पर धर्म के विषय में बड़े उदार थे। स्वार्थियों से वह कोसों भागते थे, पर दीनों की सहायता करने से भी न चूकते थे। फिर पूर्णा तो उनकी पड़ोसिन ही नहीं, ब्राह्मणी थी, उस पर उनकी पुत्री की सहेली। उसकी सहायता वह क्यों न करते। पूर्णा के पास हल्के दामों के 2-4 गहने के सिवा और क्या था। षोडशी के दिन उसने वे सब गहने लाकर लाला जी के सामने रख दिए और सजल नेत्रों से बोली, मैं अब इन्हें रखकर क्या करूंगी। बद्री प्रसाद ने करुण कोमल स्वर में कहा, मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा बेटी। तुम यह न समझो कि मैं धर्म या पुण्य समझकर काम कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। इन गहनों को अपने पास रखो, कौन जाने किस वक्त इनकी जरूरत पड़े। जब तक मैं जीता हूँ तो मैं अपनी बेटी समझता रहूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। षोडशी बड़ी धूम से हुई। कई 100 ब्राह्मणों ने भोजन किया। दान दक्षिणा में कोई कमी न की गई। रात के 12 बज गए थे। बद्री प्रसाद ब्राह्मणों को भोजन करा के लेटे तो देखा प्रेमा उनके कमरे में खड़ी है। बोले, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटी, रात बहुत हो गई, जाकर सो रहो। प्रेमा, आपने अभी कुछ भोजन नहीं किया है ना। बद्री प्रसाद, अब इतनी रात गए मैं भोजन न करूँगा, थक भी बहुत गया हूँ, लेटते ही लेटते सो जाऊँगा। यह कहकर बद्री प्रसाद चारपाई पर बैठ गए और एक क्षण के बाद बोले, क्यों बेटी, पूर्णा के मैके कोई नहीं है। मैंने उससे नहीं पूछा कि शायद उसे कुछ दुख हो। प्रेमा, मैके में कौन है। पहले ही मर चुके थे। मामा ने विवाह कर दिया, मगर जब से विवाह हुआ कभी झांका तक नहीं। ससुराल में भी सगा कोई नहीं, पंडित जी के दम से नाता था। बद्री प्रसाद ने बिछावन की चादर बराबर करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ पूर्णा को अपने ही घर में रखूँ तो क्या हर्ज है। अकेली औरत कैसे रहेगी। प्रेमा, होगा तो बहुत अच्छा, पर अम्मा जी माने तब तो। बद्री प्रसाद, मानेगी क्यों नहीं, पूर्णा तो इनकार न करेगी। प्रेमा, पूछूंगी, मैं समझती हूँ उन्हें इनकार न होगा। बद्री प्रसाद, अच्छा मान लो वह अपने ही घर में रहे तो उसका खर्चा 20 रुपए में चल जाएगा ना। माँ ने आर्द्र नेत्रों से पिता की ओर देखकर कहा, बड़े मज़े से। पंडित जी 50 रुपया ही तो पाते थे। बद्री प्रसाद ने चिंतित भाव से कहा, मेरे लिए 20, 25, 60 सब बराबर, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी की ही तो नहीं सोचनी है।
अगर आज मैं न रहूं तो कमला कौड़ी फोड़ कर न देगा, इसलिए कोई स्थायी बंदोबस्त कर जाना चाहता हूँ। अभी हाथ में रुपए नहीं है, नहीं तो कल ही 4,000 रुपये उसके नाम किसी अच्छे बैंक में रख देता। बद्री प्रसाद ने चिंतित भाव से कहा, मेरे लिए 20, 25, 60 सब बराबर है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी की नहीं सोचनी है। अगर आज मैं न रहूं तो कमला कौड़ी फोड़कर न देगा, इसलिए कोई स्थायी बंदोबस्त कर जाना चाहता हूँ। अभी हाथ में रुपए नहीं है, नहीं तो कल ही 4,000 रुपये उसके नाम किसी अच्छे बैंक में रख देता। सूद से उसकी परवरिश होती रहती। ये शर्त कर देता कि मूल में से कुछ न दिया जाए। सहसा कमला प्रसाद आंखें मलते हुए आकर खड़े हो गए और बोले, अभी आप सोए नहीं? गर्मी लगती हो तो पंखा लाकर रख दूं, रात ज़्यादा हो गई। बद्री प्रसाद, नहीं गर्मी नहीं है, प्रेमा से कुछ बातें करने लगा था, तुमसे भी कुछ सलाह लेना चाहता था तो तुम आप ही आ गए। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूर्णा यहीं आकर रहे तो क्या हर्ज है। प्रसाद ने आंखें फाड़कर कहा, हाँ अम्मा जी कभी न राजी होंगी। बद्री प्रसाद, अम्मा जी की बात छोड़ो, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, मैं तो इसकी सलाह कभी न दूंगा। दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं, न जाने क्या समझे, दूर तक सोचिए। बद्री प्रसाद, उसके पालन पोषण का तो कुछ प्रबंध करना ही होगा। कमला, हम क्या कर सकते हैं? बद्री प्रसाद, तो और कौन करेगा? कमला, शहर में हम ही तो नहीं रहते, और भी बहुत से धनी लोग हैं, क्या करेंगे और हम भी सहायता कर देंगे। बद्री प्रसाद ने कटाक्ष भाव से कहा, तो चंदा खोल दिया जाए, क्यों? अच्छी बात है, जाओ घूम घूम कर चंदा जमा करो। मैं क्यों चंदा जमा करने लगा? कमला प्रसाद। बद्री प्रसाद, तब कौन करेगा? कमला प्रसाद इसका कुछ जवाब न दे सके। कुछ देर बाद बोले, आखिर आपने क्या निश्चय किया है? बद्री प्रसाद, मैं क्या निश्चय करूँगा? मेरा निश्चय का कोई मूल्य ही क्या? निश्चय तो वही है जो तुम करो, मेरा क्या ठिकाना। आज मैं कुछ कर जाऊँ, कल मेरी आंख बंद होते ही तुम उलट पुलट दो, व्यर्थ में बदनामी हो। कमला प्रसाद ने दुखित होकर कहा, आप मुझे इतना नीच समझते हैं, यह मुझे न मालूम था। बद्री प्रसाद बेटे को प्यार करते थे, यह देखकर कि मेरी बात उसे चोट लगी है, तुरंत बात बनाई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नीच नहीं समझता। बहुत संभव है कि आज हम जो बात कर सकते हैं वह कल स्थिति के बदल जाने से न कर सकें। कमला प्रसाद, ईश्वर न करे कि मैं वह विपत्ति झेलने के लिए बैठा रहूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप जो कुछ कर जाएंगे उसमें कमला प्रसाद को कभी किसी दशा में आपत्ति न होगी। आप घर के स्वामी हैं, आप ही ने यह संपत्ति बनाई है, आपको इस पर पूरा अधिकार है। निश्चय करने के पहले मैं जो चाहे कहूँ, लेकिन जब आप एक बात तय कर देंगे तो मैं उसके विरुद्ध जीभ तक न हिलाऊंगा। बद्री प्रसाद, तो कल पूर्णा के नाम 4,000 रुपये बैंक में जमा करा दो और यह शर्त लगा दो कि मूल में से कुछ न ले सके, उसके बाद रुपए हमारे हो जाएंगे। कमला को मानो चोट सी लगी, बोले, खूब सोच लीजिए। बद्री प्रसाद ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, खूब सोच लिया है, देखना केवल यह है कि वह इसे स्वीकार करती है या नहीं। कमला प्रसाद, क्या उसके स्वीकार करने में भी संदेह है? बद्री प्रसाद ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम्हारी यह बड़ी बुरी आदत है कि तुम सबको स्वार्थी समझने लगते हो। कोई भला आदमी दूसरों का एहसान सिर पर नहीं लेना चाहता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। गए घरों की बात जाने दो, लेकिन जिसमें आत्मसम्मान का कुछ भी अंश है वह दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहता। मुझे तो संदेह ही नहीं, विश्वास है कि पूर्णा कभी इस बात पर राजी न होगी। वह मेहनत मजूरी कर सकेगी तो करेगी, लेकिन जब तक विवश न हो जाए हमारी सहायता कभी न स्वीकार करेगी। प्रेमा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मुझे भी यह संदेह है, राजी होगी भी तो बड़ी मुश्किल से। बद्री प्रसाद, तुम मुझसे इसकी चर्चा करना कल ही। प्रेमा, नहीं दादा, मुझसे न बनेगा, और मैं दोनों ही अब तक बहनों की तरह रही हैं। मुझसे इस ढंग की बात अब न करते बनेगी, मैं तो रोने लगूंगी। बद्री प्रसाद, तो मैं ही सब ठीक कर लूँगा। हाँ, कल शाम से मुझे अवकाश न मिलेगा, तब तक तुम्हारी अम्मा जी से भी बातें होंगी, शायद वह उसके यहाँ रहने पर राजी हो जाए। कमला प्रसाद गृह प्रबंध में अपने को लासानी समझते थे, यों तो बुद्धि विकास में वह अपने को अफलातून से रत्ती भर भी कम न समझते थे, पर गृह प्रबंध में उनकी सिद्धि सर्वमान्य थी।
सिनेमा रोज देखते थे, पर क्या मजाल थी कि जेब से एक पैसा भी खर्च करें। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, उल्टे उसके यहाँ कभी कभी दावत खा आते थे। पैसे का काम धेले में निकालते थे और बड़ी सुंदरता से। कभी कभी लाला बद्री प्रसाद भी इस विषय में उनकी ठन जाया करती थी। बूढ़े लाला जी बेटी की इस कुत्सित मनोवृत्ति पर कभी कभी खरी खरी कह डालते थे। कमला प्रसाद समझ गए कि लाला जी इस वक्त कोई आपत्ति न सुनेंगे, बल्कि आपत्ति से उल्टा असर होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल पूर्णा के द्वार पर जाकर आवाज़ दी। पूर्णा पहले तो उनसे पर्दा करती थी, पर अब बहुरिया बनकर बैठने से कैसे काम चलता। उन्हें अंदर बुला लिया। बरामदे में चारपाई पड़ी थी, कमला बाबू उस पर जा बैठे। एक क्षण में पूर्णा आकर सामने खड़ी हो गई। पूर्णा का माथा घूंघट से ढका हुआ था, पर दोनों सजल आंखें कृतज्ञता और विनय से भरी हुई भूमि की ओर ताक रही थी। कमला प्रसाद उसे देखकर अवाक सा रह गया। वह इस इरादे से आया था कि इसे किसी भांति यहाँ से टाल दूं, मैं के चले जाने की प्रेरणा करूं। इसे उसकी जरा भी चिंता न थी कि इस अबला का भविष्य क्या होगा, उसका निर्वाह कैसे होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, इसका उसे लेश मात्र भी ध्यान न था। वह केवल इस समय उसे यहाँ से टालकर अपने रुपए बचा लेना चाहता था। पर विधवा की सरल निष्कलंक दीन मूर्ति देखकर उसे अपनी कुटिलता पर लज्जा आ गई। कौन प्राणी ऐसा हृदयहीन है जो किसी कोमल पुष्प को तोड़कर भाड़ में झोंक दे। जीवन में पहली बार उसे सौंदर्य का आकर्षण हुआ। तेरे घर में दीपक जल उठा, बोले तुम्हें यहाँ अब अकेले घर में दीपक जल उठा बोले तुम्हें यहाँ अब अकेले रहने में बड़ा कष्ट होगा। उधर प्रेमा भी अकेले घबराया करती है, उसी घर में तुम क्यों न चली आओ, क्या कोई हर्ज है। पूर्णा सिर नीचा किए हुए एक क्षण तक सोचने के बाद बोली, हरस तो कुछ नहीं है बाबूजी, यहाँ भी तो आप ही लोगों के भरोसे पड़ी हूँ। कमला प्रसाद, तो आज चली चलो, बाबूजी की भी यही इच्छा है। मैं जाकर आदमियों को असबाब ले जाने के लिए भेज देता हूँ। पूर्णा, नहीं बाबूजी, इतनी जल्दी ना कीजिए, जरा सोच लेने दीजिए। कमला प्रसाद, इसमें सोचने की क्या बात है, अकेले कैसे पड़ी रहोगी। पूर्णा, अकेली तो नहीं हूँ, मैरी भी तो यहीं सोने को कहती है। कमला प्रसाद, अच्छा वह बिल्लो, हाँ बुढ़िया है तो सीधी लेकिन टर्री है। आखिर मेरे घर चलने में तुम्हें क्या असमंजस है। पूर्णा, कुछ नहीं, असमंजस क्या है। कमला प्रसाद, तो आदमियों को जाकर भेज दूँ। पूर्णा, भेज दीजिएगा, अभी जल्दी क्या है। कमला प्रसाद, तुम व्यर्थ ही इतना संकोच करती हो। पूर्णा, क्या तुम समझती हो तुम्हारा जाना मेरे घर के और प्राणियों को बुरा लगेगा। कमला का अनुमान ठीक था। पूर्णा को वास्तव में यही आपत्ति थी, पर वह संकोचवश प्रकट न कर सकती थी। उसने समझा कमला ने मेरे मन की बात ताड़ ली, इससे वह लज्जित भी हो गई। बाबू साहब के घर वालों के विषय में ऐसी धारणा उसे न करनी चाहिए थी, पर कमला प्रसाद ने उसके संकोच का शीघ्र ही अंत कर दिया। बोले, तुम्हारा यह अनुमान बिल्कुल स्वाभाविक है पूर्णा, लेकिन सोचो मेरे घर में ऐसा कौन आदमी है जो तुम्हारा विरोध कर सके। बाबूजी की स्वयं यह इच्छा है। मुझे तुम खूब जानती हो, पंडित वसंत कुमार से मेरी कितनी गहरी दोस्ती थी, यह तुमसे छिपा नहीं है। प्रेमा तुम्हारी ही सहेली है, अम्मा जी को तुमसे कितना प्रेम है तुम खूब जानती हो। रह गई सुमित्रा, उसे जरा कुछ बुरा लगेगा, तुमसे कोई पर्दा नहीं, लेकिन उसकी बातों की परवाह कौन करता है। उसे खुश रखने का भी तुम्हें एक गुर बताए देता हूँ। कभी कभी यह मंत्र फूंक दिया करना, फिर कभी वह तुम्हारी बुराई न करेगी। बस उसकी सुंदरता की तारीफ करती रहना। यह न समझना कि रंभा या उर्वशी कहने से वह समझ जाएगी कि यह मुझे बना रही है। तुम चाहे जितना बढ़ाओ, वह उसे यथार्थ ही समझेगी। इसी मंत्र से मैं उसे नचाया करता हूँ, यही मंत्र तुम्हें बताए देता हूँ। ना को हंसी आ गई। बोली, आप तो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, भला ऐसा कौन होगा जिसे इतनी समझ न हो। कमला, इतनी समझ को तुम साधारण बात समझ रही हो, पर वह साधारण बात नहीं।
तुमको यह सुनकर आश्चर्य तो होगा, पर अपनी तारीफ सुनकर हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर हम में विवेक की शक्ति ही लुप्त हो जाती है। बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठता है। हाँ, प्रशंसा करने वाले शब्दों में भक्ति का भाव रहना आवश्यक है। यदि ऐसा न होता तो कवियों की झूठी तारीफों के पुल बांधने के लिए राजे महाराजे पुरस्कार क्यों देते, बताओ। राजा साहब तमंचे की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं और घर में भागते हैं। पर दरबार का कवि उन्हें वीरता में अर्जुन और द्रोणाचार्य से 2 हाथ और ऊंचा उठा देता है तो राजा साहब की मुझे खिल उठती है। उन्हें एक क्षण के लिए भी यह ख्याल नहीं आता कि मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। ऐसी तारीफों में हम शब्दों को नहीं, उनके अंदर छिपे हुए भावों को देखते हैं। सुमित्रा रंग रूप में अपने बराबर किसी को नहीं समझती। न जाने उसे यह कब्ज कैसे हो गया। यह कहते हुए बहुत दुख होता है पूर्णा, पर इस स्त्री ने के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे मालूम ही न हुआ कि प्रेम किसे कहते हैं। मैं संसार में सबसे अभागा प्राणी हूँ और क्या कहूँ। पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। सुमित्रा से बोलने को जी नहीं चाहता, पर मुंह से कुछ नहीं कहता कि कहीं घर में कोहराम न मच जाए। लोग समझते हैं मैं आवारा हूँ। सिनेमा और थिएटर में प्रमोद के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ पूर्णा, मैं सिनेमा में केवल अपनी हार्दिक वेदनाओं को बुलाने के लिए जाता हूँ। अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को और कैसे शांत करूं, दिल की आग कैसे बुझाऊं। कभी कभी जी में आता है सन्यासी हो जाऊं, और कदाचित एक दिन यही करना पड़ेगा। तुम समझती होंगी यह महाशय कहाँ का पचड़ा ले बैठे। क्षमा करना, न जाने आज क्यों तुमसे ये बातें करने लगा। आज तक मैंने इन भावों को किसी से प्रकट नहीं किया था। व्यथित हृदय ही से सहानुभूति की आशा होती है। बस यही समझ लो तो मैं जाकर आदमियों को भेज देता हूँ, तुम्हारा असबाब उठा ले जाएंगे। पूर्णावक को अब क्या आपत्ति हो सकती थी। उसका जी अब भी इस घर को छोड़ने को न चाहता था, पर वह इस अनुरोध को न टाल सकी। उसे यह भय हुआ कि कहीं यह मेरे इनकार से दुखी न हो जाए। आश्रय विहीन अबला के लिए इस समय तिनकी का सहारा बहुत था, तो वह नौका की कैसे अवहेलना करती। पर वह क्या जानती थी कि यह उसे उबारने वाली नौका नहीं, वरन एक विचित्र जल जंतु है जो उसकी आत्मा को निगल जाएगा। प्रतिज्ञा कहानी खंड 3 और 4।